नमस्कार, माय नेम इज DK और ये हमारी क्लास का 12वां पार्ट है। इससे पहले 11 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज पूरे एनालिसिस के साथ वीडियोस डाल रहा हूँ और ये मेरी वे क्लास है जो मैं ऑफलाइन क्लास यहाँ पर लेता हूँ कस्बा ननौता में, और इसके बाद मैं उसका एनालिसिस यहाँ डाल देता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ 20 मिनट में लगभग एक अच्छे टॉपिक को कंप्लीट समझा दिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य काल है और क्रमबद्ध हमारी क्लास चल रही है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से समाप्त कर दिया था। अब हमारे पास मौर्य काल है। मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है, तो मौर्य काल का टाइम पीरियड हमारे पास है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, और मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी लगभग 322 साल पहले का जो इतिहास है वह इतिहास हमारे यहाँ पे मौर्य काल से संबंधित है। देखिए, हर एक काल के अध्ययन के स्रोत होते हैं। ऐसे ही हम किसी काल के बारे में पता नहीं कर सकते। पहली ही क्लास में हमने बताया था इतिहास के बारे में जानकारी के जो स्रोत होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वह स्रोत जो किताबों से मिलता है उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और एक वह स्रोत जो किसी के अभिलेख से मिल गया, या तो वो शिलालेख है या गुफाओं में कोई चित्र मिला या कोई मूर्ति मिली तो हम, या कोई सिक्का मिला। इतिहास के बारे में इन जो मतलब पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है ज्ञान, तो हम उसको पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोत ऐसे कौन से हैं जो मौर्य काल के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं? तो इस दौरान कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है जो इतिहास काल की जानकारी देता है मौर्य काल के बारे में। एक मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रश्न है। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी और इसमें भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी के स्रोत मिलते हैं। फिर यहीं पर इसी दौरान एक नाटक लिखा गया था मुद्रा राक्षस, और एक विष्णु पुराण में भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी के स्रोत मिलते हैं। और पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, और महाभाष्य में भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी के स्रोत हैं। कल्याण की जो राज तरंगणी है उसमें भी इस काल से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये तो हमारे पास है साहित्यिक स्रोत। फिर इसके बाद है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए, जब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं, वैसे तो चंद्रगुप्त ने एक अभिलेख बनवाया था जिसको सोहगारा या महास्थान से हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हमको अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठेगा, और बिंदुसार के बाद इनका पुत्र, बिंदुसार का पुत्र अशोक गद्दी पर बैठेगा। और अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए हैं, और शिलालेख बहुत जगह से मिले हैं। मतलब अफगानिस्तान से भी इसके शिलालेख मिले हैं। हम आगे चल के अशोक के जो शिलालेख हैं उनका अगली क्लास में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल शुरुआती बातें शिलालेखों के बारे में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास अशोक के अभिलेख हैं। फिर इसके बाद है रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ में जो अभिलेख मिला है रुद्रदामन का, उसमें भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो हम क्या करेंगे, साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या मिलता है वो पढ़ेंगे। फिर हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों में सीधा हम अशोक के अभिलेख पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। देखो कौटिल्य, अच्छा ये बातें ना स्टोरी जो मतलब आपको पता भी होगी कि जो कौटिल्य था उसका नाम विष्णुगुप्त चाणक्य उसी को बोलते थे। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य इसी एक व्यक्ति का नाम है। और यह व्यक्ति, इसको अपमानित किया गया था धनानंद के द्वारा उसकी राज्यसभा में। उस वक्त मगध में जो शासन कर रहा था वह धनानंद था। फिर क्योंकि उसका अपमान किया गया था, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा और इस गद्दी पर एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। फिर इसके बाद वह चंद्रगुप्त से मिलता है और चंद्रगुप्त की सहायता से मगध का सिंहासन खाली करवाता है और उस गद्दी पर बैठाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रधानमंत्री बनता है, मतलब प्रधान सलाहकार यही होता है, और यही अर्थशास्त्र की रचयिता भी, मतलब रचना भी करता है। एक बात ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये इकोनॉमी की पुस्तक है, तो नहीं, ये इकोनॉमी की पुस्तक नहीं है, ये एक राजनीतिक पुस्तक है। और तो और अच्छा, इसके बारे में जो चीज़ें हम बता सकते हैं, मैं इसमें कोशिश मैं करके लाया हूँ कि पॉइंट मैं आपको बता दूँ। तो कौटिल्य के बारे में पहला तथ्य तो ये है कि यह तक्षशिला का आचार्य था
और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था और इसने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 15 अधिकरण थे, 180 प्रकरण थे और 400 श्लोकों की ये पुस्तक है। और इसने लोक प्रशासन पर एक व्यापक अपना जो समझ थी वो है जो है ना, मतलब एक पूरा साहित्य लिखा है लोक प्रशासन पर। मतलब राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, मतलब लोगों के जो सर्वहित हैं उनको ध्यान में रखते हुए राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब लोक प्रशासन की पुस्तक में देखने को मिलता है और इन्होंने इसकी रचना की है। फिर इन्हीं व्यक्ति ने, मतलब इसी व्यक्ति के जो मतलब शास्त्र है उसमें देखने को मिलता है अखंड भारत। इनके अनुसार अखंड भारत मगध साम्राज्य तक सीमित नहीं है, उसकी सीमा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक है। तो मतलब ये भारत को अखंड दृष्टि यदि पहली बार किसी के दिमाग में आती है तो वह यही है कौटिल्य इसकी सीमाएं हिमालय से हिंद महासागर तक दिखाता है। और तो और राज्य के लिए यह गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाता है। इसके अनुसार किसी भी राज्य का जो भविष्य है वो गुप्तचरों पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों से बचना है तो उसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गुप्तचर ही वह रोल अदा करते हैं। यदि राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहे हैं तो समय रहते उसकी सूचना मिल सके। और तो और यही व्यक्ति कहता है कि गुप्तचर में भी एक गुप्तचर से अगर आपने कोई बात सुनी है, कोई इंफॉर्मेशन सुनी है, तुरंत उस पर निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुप्तचर भी हमारे शत्रु का गुप्तचर हो सकता है। इसलिए कम से कम 3 गुप्तचर से अगर आप बातें नहीं सुनोगे, एक समान बातें नहीं सुनोगे, एक समान जानकारी नहीं सुनोगे, तब तक उस बात पर निर्णय करने से बचना चाहिए। तो ये जो है ना गुप्तचर प्रणाली को विस्तार से समझाता है, उस पर यह लिखता है। और तो और ये कहता है कि राजा का हित इस बात में है कि उसकी प्रजा किस वजह से सुखी है या उसकी प्रजा के सुख में मतलब वह क्या कार्य कर सकता है। तो राजा के हित, राजा को प्रजा का स्वामी नहीं सेवक बनाने की घोषणा ये व्यक्ति करता है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं ये भी कहता है कि देखो एक राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सेना कितनी मजबूत है। और ये कहता है कि सेना में मजबूत होने के लिए सभी वर्णों के लोगों का होना आवश्यक है। सभी लोगों के, अगर सभी लोग इसमें मतलब सेना में भर्ती नहीं होंगे तो जिस वर्ग के लोग इसमें या जिस वर्ण के लोग सेना में भर्ती नहीं होंगे उस वर्ग के लोग विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए सभी वर्णों का इसमें शामिल होना जरूरी है। और तो और यह राज्य को 7 भागों में डिवाइड करता है, जिसमें से एक भाग सम्राट, दूसरा अमात्य, तीसरा दुर्ग और चौथा कोश, 5वां बलि और 6ठा मित्र और 7वां राष्ट्र। तो ये प्रमुख जो 7 भाग है उसमें देखकर मतलब उसमें बांट देता है राज्य को। फिर इसके अनुसार यह ये कहता है कि जो पड़ोसी राज्य होता है, क्योंकि वही संसाधन हमें चाहिए और वही संसाधन उसकी जरूरत है, इस वजह से पड़ोसी हमारा स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। इसलिए अगर शत्रु को कंट्रोल करना है तो उसके पड़ोसी से मित्रता बना के रखो। पहली बार यह सिद्धांत देखने को मिलता है और यही बात आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी भी दोहराते हैं कि पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है। जैसे आप तत्कालीन भारत में ये लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है चाइना वह एक स्वाभाविक शत्रु है और पाकिस्तान एक स्वाभाविक शत्रु है, क्योंकि बाउंड्री ये शेयर करते हैं। और पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान हमारा मित्र है, जबकि वहां पर तालिबान का शासन है। फिर भी हम उससे जो है कॉन्टेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं और वहां पर यदि कोई सहायता चाहिए होती है हम यहां से मुहैया करवाते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पिछले साल गेहूं भिजवाए थे। अफगानिस्तान कहता है कि भारत के द्वारा भेजे गए गेहूं उत्तम क्वालिटी के हैं, जबकि पाकिस्तान के उत्तम क्वालिटी के नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है और इस वजह से उनके साझा हित आपस में टकराते हैं, तो पड़ोसी पड़ोसी शत्रु होते हैं। इसके अनुसार कौटिल्य ये कहता है। इसके बाद जो मतलब
इतिहासकार हैं इसको भारत का मैकियावेली कहते हैं। इस बात से भारतीयों को सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का मैकियावेली क्यों कहेंगे, हम उसको कह सकते हैं ना कि भारत का कौटिल्य है मैकियावेली, ये भी तो कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि यूनान के जो लोग वे अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, वे कहते हैं भारत का मैकियावेली ये व्यक्ति था। फिर मौर्य काल से संबंधित जो दूसरा बड़ा स्रोत हमें देखने को मिलता है वह मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज वह व्यक्ति है जो यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटस के साथ आया था। देखो, भारत पर पहला यूनानी जो आक्रमण है जिसकी चर्चा मैंने की है, सिकंदर ने किया था। सिकंदर यहां से पोरस के साथ युद्ध करके लौट गया था। लौटने के बाद उसी का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, वह दोबारा से हमला करता है, लेकिन मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटस को हराता है और हराने के बाद उसकी बहन से शादी भी करता है। तो उसी के साथ ये व्यक्ति आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भारतीय समाज पर जितने भी जो भी यह देखता है वही अपने जो है साहित्य में लिखता है। क्या लिखता है कि चंद्रगुप्त, मतलब पहली बात है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। दूसरी बात ये कहता है कि सम्राट रोज एक गद्दी पर बैठते हैं और समाज, जनता, इन सब के मुद्दों पर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। मतलब जनता के लिए सदैव उपस्थित रहता है। और ये मतलब अपनी इंडिका में लिखता है कि 1300 मील का एक कच्चा मार्ग है जो उत्तरापथ को जोड़ता है ताम्रलिपि बंदरगाह से तक्षशिला तक। अब ये मार्ग कहाँ है किसी को नहीं पता, पर ये कच्चा मार्ग का ये जिक्र करता है। और ये क्या कहता है कि कश्मीर में एक स्थान है जो जिसका नाम है दर्दिस्तान, यहाँ से ये सोने की खान है और वहां से चींटियां सोना बाहर निकालती हैं। ये अपनी मेगास्थनीज की पुस्तक में लिखता है, इंडिका में यह लिखता है। इसके बाद ये कहता है कि जो विशाल नगर है पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के बीच बसा हुआ है, मतलब उनके किनारे बसा हुआ है। इसी के अनुसार यह कहता है कि जो भारतीय लोग हैं वे विष्णु और शिव की उपासना करते हैं। यह विष्णु को अपनी भाषा में हेराक्लीस बोलता है और शिव को डियानिसस बोलते हैं, मतलब ये बोलता है। और यही व्यक्ति कहता है कि भू राजस्व की राशि मौर्य काल में 1/4 भाग थी और चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। और तो और अंतर जातीय विवाह ये लोग बिल्कुल करते नहीं थे। लेकिन एक विद्वान आगे चल के कहते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में कुछ बातें ऐसी हैं जो भारतीय समाज पर लागू नहीं होती। ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर मेगास्थनीज की इंडिका में, क्योंकि जो मूल रूप है हमारे पास मेगास्थनीज का, वह मूल रूप हमारे पास नहीं है। परवर्ती काल में कुछ लोगों ने उसमें ऐड ऑन कर दिया। जब मेगास्थनीज की पुस्तक हमारे पास है, उसकी मूल प्रति हमारे पास नहीं मौजूद है। तो उस व्यक्ति का नाम है स्ट्रोबो। वो कहता है कि मतलब इसका जो इंडिका का विवरण है वो गलत है। क्यों गलत है? वह अपने प्रमाण देता है कि देखो, भारतीय समाज को ये 7 जातियों में बांटता है: दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। जबकि भारतीय समाज में ऐसा विभाजन कभी से कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है। और ये कहता है कि मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है कि भारत के लोग लेखन शैली से परिचित नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि साहित्य तो उस स्तर पर था, जैसे हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म विकसित अवस्था में है, यहाँ पे जैन धर्म विकसित अवस्था में है, सुत पिटक, विनय पिटक, इन सब की चर्चाएं हैं। तो क्या ये लोग लेखन से परिचित नहीं थे? तो इंडिका में ये भ्रामक चीजें लिखी हुई हैं। और ये क्या कहता है? कहता है कि इंडिका कह रही है कि दास प्रथा मौजूद नहीं थी, जबकि दास प्रथा थी, मौजूद थी। और अशोक के शिलालेख में ये बातें लिखी हुई हैं कि दासों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और तो और इंडिका कहती है कि अकाल यहां नहीं पढ़ते थे, जबकि अकाल तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही पढ़ा था। कल की हमने क्लास पढ़ी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अकाल पढ़ता है 12 साल का, तो जैन धर्म की एक शाखा भद्रभाव के साथ दक्षिण में चली जाती है, जिसकी वजह से जब वो वापस लौट कर आती है तो कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं। और जो दक्षिण में शाखा गई थी भद्रभाव के नेतृत्व में, वह दिगंबर कहलाते हैं। तो कहते हैं कैसे अकाल नहीं पड़ा था? तो ये बात इंडिका में जो लिखी हुई है ये गलत है। तो यहाँ तक की बातें हमने साहित्यिक स्रोतों की हमने देख ली। तो इसमें 2 ही पुस्तकें इंपॉर्टेंट है जो मौर्य काल की जानकारी के स्रोत हैं। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में भी हम सीधा अशोक के अभिलेखों पर आएंगे, क्योंकि दुनिया हिला के रख दी इस आदमी ने, इतने इसके शिलालेख मिले हैं। तो जैसे हम बात करते हैं
शिलालेखों की। तो इसके इतने शिलालेख हैं, तो उनको जो है ना मतलब उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। 3 तरीके से इनका वर्गीकरण है। पहला आधार है वृहद शिलालेख, जिसमें 14 वृहद शिलालेख है। देखो ध्यान से, जैसे ये शिलालेख है तो इसमें जो है ना 1 2 3 4 5 इसने 14 बातें लिखी हुई हैं, इसको बोलते हैं 14 वृहद शिलालेख। और लेकिन ये एक जैसे ही शिलालेख हैं 8 स्थानों से मिले हैं। तो हम कल जो जहां से मिले हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इसके राज्य की घोषणाएं कि मैं राजा प्रियदर्शी, अच्छा अशोक नाम नहीं मिलता है, राजा प्रियदर्शी के नाम से ये घोषणाएं करता है। फिर इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो है स्तंभलेख। देखो जब हम स्तंभलेख की बात करते हैं ना तो 7 स्तंभलेख हैं, और 7 स्तंभलेख में ये क्या करता है, राजकीय कार्य कैसे होते हैं उसका वर्णन करता है। व्यक्तिगत जीवन, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन क्या है, व्यक्तिगत जीवन में वो क्या करता है, इसकी चर्चा देखने को मिलती है। अशोक के शिलालेख मतलब गुफाओं में भी मिले हैं, उन्हीं को गुहालेख कहते हैं। बराबर की पहाड़ियों में उनका जिक्र मिलता है, और तो और आजीवक सन्यासियों को दान देने का वर्णन भी इन्हीं गुफाओं में मिलता है। फिर अब यहां से शुरू होगा अशोक के स्तंभ जो लेख हैं या अशोक के शिलालेख हैं, इनका अध्ययन। कल की क्लास पूरे मौर्य काल को शायद समाप्त कर देगी, तो बल्कि सोमवार को आएगी, कल तो संडे है, कल तो क्लास ऑफलाइन नहीं होगी। फिर भी अच्छा, जो हमारे पास है 750 ईस्वी में सबसे पहला खोजा गया इनका मतलब अशोक का सबसे पहला खोजा गया जो शिलालेख है वह दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, और टिपेंथेलर ने इसे खोजा था, लेकिन ये खोज दिया था। खोजने के बाद ऐसे बहुत सारे इसके शिलालेख खोजे गए, लेकिन देखो कितना समय लगा। 1837 में अंग्रेजी अधिकारी है जेम्स प्रिंसेप, उसने सबसे पहले अशोक में लिखी हुई जो लिपि है उसको पढ़ा, और लिपि पढ़ने के बाद उसने इसकी पहचान की देवनाम प्रियदर्शी। और लेकिन एक कमाल की बात यह है, देवनाम प्रियदर्शी राजा, 3 ऐसे राजा थे जो देवनाम प्रियदर्शी अपने लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस व्यक्ति ने, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया कि श्रीलंका के शासक जो तिस्त था वह भी अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी बोलता था। इसने उसकी पहचान श्रीलंका के शासक तिस्त से की थी। लेकिन फिर आगे चल के जर्नल टर्डर जब इसके मतलब अशोकों का अच्छे से अध्ययन करता है तो वो पहचानता है कि प्रियदर्शी वह श्रीलंका का शासक न होकर अशोक था, तो अशोक के नाम से उसकी पहचान करता है। और अशोकों की भाषा मतलब क्या थी, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है। ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी और ग्रीक थी। फिर इसमें D.R. भंडारकर एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये भी प्रश्न आता है कि एक ऐसा मतलब इतिहासकार है जो केवल शिलालेखों के द्वारा ही इतिहास लिख देता है अशोक का, तो वो है D.R. भंडारकर जो अशोक का इतिहास लिख देता है। और एक है लद्यमान अफगानिस्तान, एक अफगानिस्तान में जो मिला हुआ शिलालेख है उसमें इसकी जो लिपि है वो अरमाइक लिपि है। अच्छा, प्राकृतिक लिपि में ये लिखते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये सब भाषाएं कौन सी हैं, प्राकृतिक लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, लेकिन भाषा है प्राकृतिक। ये बात ध्यान रखना है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है, तो प्राकृतिक है, लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अच्छा, मनसर हेरा एवं सहबाज गढ़ी में की जो भाषा है, जो अब शिलालेख यहाँ पे मिले हैं उसकी जो भाषा है वो खरोष्टी है। देखिए कल की जो हमारी क्लास होगी, मतलब सोमवार की जो हमारी क्लास होगी वो शिलालेखों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होगी, और वो मौर्य काल को समाप्त कर देगी। इसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी